गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम में बच्चों हम बात कर रहे थे मीटर सेतु की, और मीटर सेतु की जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा था मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। किसका मान ज्ञात करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। और अज्ञात प्रतिरोध का जब मान ज्ञात करते हैं तब उसका सूत्र आया था H बराबर 100 माइनस L बटा L इंटू R। कल हमने बात कर ली थी। आज ये दो न्यूमेरिकल है, इन न्यूमेरिकल की बात करेंगे। न्यूमेरिकल की PDF आपको नहीं मिलेगी, आपको यहीं से नोट करने पड़ेंगे। मैंने पहले बता दिया था आपको, न्यूमेरिकल आपको यहीं से नोट करने पड़ेंगे। सेल के श्रेणी क्रम की संयोजन की PDF आपको पहुंच गई होगी आपके पास, आपने काम नोट कर लिया होगा। और आज तक की PDF जो है वो आपको 17 तारीख को सोमवार को मिल जाएगी, उससे आप पूरा काम कर लेंगे। आप यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीटर सेतु, क्वेश्चन को पढ़िए। मीटर सेतु के एक प्रयोग में, मेरे पास लिखा हुआ है, मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स में 8 ओम का प्रतिरोध निकालकर, कितने का प्रतिरोध निकाला है? 8 ओम का। अज्ञात प्रतिरोध के लिए अविक्षेप की स्थिति, अविक्षेप की स्थिति मतलब धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति, मतलब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आ रहा। मैंने कल बताया था ऐसी स्थिति। संतुलन की स्थिति, इसको बोलते हैं अविक्षेप की स्थिति। संतुलन की स्थिति, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आना, यानी धारा मापी में सुई कैसी होगी? बिल्कुल सीधी, यानी कि संतुलन की स्थिति होगी। तार के उच्च विभव के सिरे से कितने सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है, यानी कि संतुलित लंबाई कितने सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रही है? 45.5 सेंटीमीटर। उच्च विभव के सिरे से, उच्च विभव का सिरा कौन सा होता है बच्चों? जहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ता है वो उच्च विभव का सिरा होता है। तो ए पर ही तो जुड़ा था मीटर सेतु को, याद करो। मीटर सेतु का जो यहाँ वाला हिस्सा था उसी से तो बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा था, इसी से तो बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा था। तो ये वाला हिस्सा, पहले वाला पोर्शन ही तो उच्च विभव हो गया। उच्च विभव का मतलब होता है जहां पर बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा जुड़ता है। तो ये कह रहा है कि उच्च विभव के सिरे से 45.5 पर आपको संतुलित लंबाई प्राप्त होती है। यानी कि क्या क्या दे रखा है बच्चों? आंसर फर्स्ट, अज्ञात प्रतिरोध पूछ रहा है। पहले अज्ञात प्रतिरोध पूछ रहा है, क्या क्या चीज दे रखी है? R का मान 8 ओम दे रखा है। प्रतिरोध बॉक्स में से इतना प्रतिरोध निकाला, दे रखा है। संतुलित लंबाई 45.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। संतुलित लंबाई क्या होती है? L होती है, और L का मान है बच्चों 45.5 सेंटीमीटर। तो अज्ञात प्रतिरोध पूछ रहा है। अज्ञात प्रतिरोध S बराबर 100 माइनस L बटा L इंटू R, ये सूत्र है। यहां बोल रहा हूं 100 माइनस L का मान 45.5, L का मान 45.5 इंटू 8। सोल्व करना तुम्हारा काम है बच्चों। ये यहां से आ जाएगा 9.58 ओम। 9.58 ओम आ गया अज्ञात प्रतिरोध, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, यदि प्रतिरोध बॉक्स व अज्ञात प्रतिरोधों की स्थितियों को परस्पर परिवर्तित कर दे, प्रतिरोध बॉक्स को बदल दे। मैंने कहा था प्रतिरोध बॉक्स यहां लगा हुआ था, अज्ञात प्रतिरोध यहां लगा हुआ था। कह रहा है कि इनकी स्थितियों को बदल दे, यानी कि प्रतिरोध बॉक्स यहां जाए, अज्ञात प्रतिरोध यहां जाए। तो नई संतुलित लंबाई क्या होगी? पहले संतुलित लंबाई थी इधर से 45.5। जब प्रतिरोध बॉक्स इधर आ जाएगा तो मैंने कल भी बताया था, जहां पर प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होता है लंबाई वहां से नापते हैं। लंबाई कहां से नापते हैं बच्चों? जहां से प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होता है। पहले प्रतिरोध बॉक्स यहां से जुड़ रहा था, लेफ्ट साइड से जुड़ रहा था, तो लेफ्ट साइड से नापी थी, वो 45.5 थी। अब प्रतिरोध बॉक्स कहां जुड़ा हुआ है? प्रतिरोध बॉक्स यहां से जुड़ा हुआ है, तो यहां से नापेंगे भाई। जब यहां से 45.5 आ रही है तो यहां से कितनी आएगी? 100 में से 45.5 घटा दे तो 54.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 54.5 आ जाएगी। तो सेकंड का आंसर है, सेकंड का नई संतुलित लंबाई
एल डैश बराबर मान लेते हैं 100 माइनस 45.5। पहले इतनी आ रही थी तो अब कितनी आएगी उधर से? इतनी तो आएगी बच्चों। तो एल डैश बराबर आ जाएगा 54.5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब बच्चों इतना सा है कि जब अपन क्या करते हैं, संतुलित लंबाई नापते हैं, तो संतुलित लंबाई वहां से नापी जाती है जहां से प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है। जहां से प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है वहां से नापी जाती है। पहले प्रतिरोध बॉक्स इधर से जुड़ा हुआ था, तो प्रतिरोध बॉक्स इधर से जुड़ा है तो इधर से नापी थी, इधर से नापी थी। तो वो आई अपने पास कितनी आपने नापी, तो वो आई अपने पास 45 पॉइंट दे रखी है सवाल में, 45.5। फिर कह रहे हैं कि प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध की जगह बदल दी। तो प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध की जगह बदल देंगे तो प्रतिरोध बॉक्स यहाँ आ गया, तो लंबाई यहीं से तो नपेगी। जब लंबाई यहाँ से नपेगी तो इसका मतलब है कि पहले 45.5 थी, तो अब इधर से कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 45.5 हो जाएगी। ये आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एक कुंडली में जिसका प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध दे रखा है R बराबर 4.2 ओम, पानी में डूबी हुई है, यदि इसमें 2 एम्पियर की धारा दे दी है, I बराबर 2 एम्पियर। कितने मिनट के लिए समय दे दिया है? समय अंतराल 10 मिनट, यानी कि 600 सेकंड हो गया। 10 मिनट का मतलब 600 सेकंड हो गया के लिए प्रवाहित की जाए तो कुंडली में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? ऊर्जा पूछ रहा है कैलोरी में, ऊर्जा पूछ रहा है कैलोरी में। और मैंने कभी बताया था फॉर्मूला बच्चों, H बराबर होता है I²R∆T। बताया था नहीं बताया था? अभी 1-2 दिन पहले विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था। H बराबर होता है I²R∆T होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है जूल में। अब इसको आप लोगों को बदलना है कैलोरी में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा I²R∆T बटे 4.2। तो ये कैलोरी में आ गया। किसमें आ गया? ये फॉर्मूला कैलोरी में आ गया। ये जूल में है, कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 का भाग दे देता हूं, तो ये फॉर्मूला है। याद रखो I का मान कितना है? 2 × 2, R का मान 4.2, ∆T का मान 600 और R नीचे 4.2 है, ये कट गया, 4 × 6 2400 जूल आ गया। वो कैलोरी 2400 कैलोरी ऊष्मा आ रही है बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, आपको यहीं से नोट करना पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों, कल मीटर सेतु की बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे विभवमापी। अब इस चैप्टर में जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक विभवमापी की बात चलेगी। और विभवमापी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विभवमापी के 3-4 प्रैक्टिकल हमारे कोर्स में है, विभवमापी के 3-4 प्रैक्टिकल भी हमारे कोर्स में है। तो ये विभवमापी चलेगा, ठीक है ना। विभवमापी है, विभवमापी का सिद्धांत है, विभवमापी की सुग्राहिता है, मानकीकरण है, विभवमापी के अनुप्रयोग हमारे कोर्स में है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब आगे विभवमापी की। तो अब देखना आप बच्चों, यहां से हो गया है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब बात करेंगे बच्चों, टॉपिक है विभवमापी, पोटेंशियोमीटर। विभवमापी पोटेंशियोमीटर, विभवमापी, विभवमापी पोटेंशियोमीटर। अब इधर सुनना, हमने वोल्ट मीटर की बात की थी। वोल्ट मीटर क्या करता है? 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर नापता है, पढ़ा होगा आपने। विभवमापी
एक ऐसी युक्ति है जो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापती है। एक एक बात को आप ध्यान से सुने। विभवमापी क्या करती है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापती है, और परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापती है। तो भाई वोल्टमीटर क्या करता है, हम कह रहे हैं वोल्टमीटर भी परिपथ में विभवांतर नापता है, विभवमापी भी वोल्टमीटर वो परिपथ में विभवांतर नापता है। तो अंतर क्या है, इधर सुनना। आदर्श वोल्टमीटर को ही विभवमापी कहा जाता है। तो वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक अशुद्ध होता है। वोल्टमीटर जो वोल्टेज नापता है वो अशुद्ध होता है। तो शुद्ध कौन नापता है, विभवमापी। क्यों, वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक अशुद्ध क्यों होता है, वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक अशुद्ध क्यों है बच्चों, इधर सुनना। ये भाई ये सब कुछ हो गया, ये वोल्टमीटर जोड़ दिया परिपथ में, ये वोल्टमीटर है, और ये बाह्य परिपथ है, ये बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ जोड़ दिया, और बाह्य परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालने के लिए वोल्टमीटर जोड़ दिया है। हम कह रहे हैं वोल्टमीटर अशुद्ध पाठ्यांक नापता है। कैसे नापेगा, इधर सुनना। यदि यहां से आई धारा आ रही है, यदि यहां से आई धारा आ रही है, आप एक बात को ध्यान से सुने। यदि यहां से आई धारा आ रही है तो वोल्टमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, और वोल्टमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है तो कुछ ना कुछ धारा इसमें चली जाएगी। मान ले I1 धारा इसमें चली गई, वोल्टमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है और कुछ ना कुछ प्रतिरोध है तो कुछ ना कुछ धारा इसमें चली गई, बची हुई धारा इसमें जाएगी I-I1। बची हुई धारा बाह्य परिपथ में जाएगी। बाह्य परिपथ में धारा पूरी थोड़ी गई है, बाह्य परिपथ में धारा गई है इसलिए पूरी नहीं गई। तो विभवांतर ये यहां से यहां तक का जब नापेगा तो धारा पूरी नहीं गई, धारा पूरी नहीं गई तो ये शुद्ध विभवांतर थोड़ी नाप पाएगा। धारा गई है कितनी, धारा टोटल कितनी थी I, वोल्टमीटर का प्रतिरोध है तो I1 धारा तो ये खुद ही खा गया। वोल्टमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है जिस कारण I1 धारा तो ये क्या है, खुद ही खा गया, और खुद ही खा गया तो परिपथ में कितनी गई है, I-I1 धारा गई है। और परिपथ में जब I-I1 धारा गई है, तब I-I1 धारा जब गई है तो ये शुद्ध विभवांतर थोड़ी नाप पाएगा। यहाँ इन दोनों पॉइंटों के बीच का शुद्ध क्यों नहीं नाप पाएगा, क्योंकि पूरी धारा थी I, पूरी धारा जानी चाहिए थी बाह्य परिपथ में। ये बाह्य परिपथ है, यहाँ पर पूरी धारा जानी चाहिए थी, लेकिन पूरी धारा नहीं जा पा रही। क्यों, क्योंकि वोल्टमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, वोल्टमीटर की कुंडली का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, और वोल्टमीटर की कुंडली का जब कुछ ना कुछ प्रतिरोध है बच्चों, तब ये परिपथ से इतनी धारा ले जा रहा है तो परिपथ में कम धारा जा रही है, और परिपथ में जब कम धारा जा रही है तो ये विभवांतर भी शुद्ध नाप नहीं पाएगा। तो विभवमापी कैसे शुद्ध नाप लेता है भाई, इधर सुनना। विभवमापी का प्रतिरोध अनंत होता है, और विभवमापी का बच्चों प्रतिरोध अनंत होता है। यदि यहाँ पर विभवमापी लगा दिया तो विभवमापी का प्रतिरोध अनंत है। जब अनंत प्रतिरोध है तो विभवमापी में कोई धारा नहीं जाएगी, कोई धारा नहीं जाएगी। क्यों, प्रतिरोध अनंत है तो धारा जाएगी नहीं, और विभवमापी में कोई धारा नहीं जाएगी तो सारी धारा किसमें जाएगी, बाह्य प्रतिरोध में जाएगी, और बाह्य प्रतिरोध में जाएगी तो विभवमापी दो बिंदुओं के बीच का शुद्ध विभवांतर माप लेगा। इसलिए आदर्श वोल्टमीटर ही विभवमापी कहलाता है बच्चों। तो कहने की बात इतनी सी है बच्चों आपसे मेरी, कि विभवमापी एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में शुद्ध विभवांतर नापता है। प्रैक्टिकल में आपसे पूछ सकता है कि वोल्टमीटर भी तो विभवांतर नापता है, तो वोल्टमीटर का प्रयोग हमने विभवांतर नापने के लिए क्यों नहीं किया, हम विभवमापी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा कि वोल्टमीटर जो होता है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, और कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है तो वह कुछ ना कुछ धारा परिपथ से स्वयं ले लेता है, और परिपथ से कुछ धारा जब स्वयं ले लेता है तब परिपथ में कम मान की धारा जा पाती है। इसलिए
वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक शुद्ध नहीं होता है, जबकि विभवमापी का प्रतिरोध अनंत होता है। और विभवमापी का प्रतिरोध अनंत होता है तो यह परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है, और परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है तब क्या होता है बच्चों, परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है तो होता यह है कि परिपथ से जब कोई धारा नहीं लेगा तो सारी धारा परिपथ में जाएगी, और सारी धारा परिपथ में जाएगी तब क्या होगा बच्चों, सारी धारा परिपथ में चली जाएगी तो ये शुद्ध रूप से विभवांतर को माप लेगा। तो वोल्टमीटर अशुद्ध नापता है पाठ्यांक, विभवमापी दो बिंदुओं के बीच में शुद्ध विभवांतर नापता है, और आदर्श वोल्टमीटर कहलाता है विभवमापी। और विभवमापी का प्रतिरोध अनंत होता है। पूछ सकता है भाई, अब है विभवमापी की बनावट। बनावट की बात करेंगे। बनावट इधर देखना बच्चों, मैं बना रहा हूं, इसमें एक लकड़ी का पट्टा होता है, एक लकड़ी का पट्टा होता है। जब तुम प्रैक्टिकल करोगे, जब तुम देखोगे, इसमें एक लकड़ी का पट्टा होता है। लकड़ी के पट्टे पर 10 मीटर का तार होता है। कितने मीटर का तार होता है बच्चों? 10 मीटर का। मेरे गले में बहुत तेज छाले हो रहे हैं, जिस कारण बोलने में मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है। पूरे गले में छाले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ढंग से पढ़ते रहें। अब 5-6 लेक्चर का और ये बचा हुआ है चैप्टर, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आप भी काफ़ी टाइम हो गया कि कितने दिन हो गए, चैप्टर ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा है। हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो क्लास में क्या होता है कि 1.5 घंटे का पीरियड आता है। 1.5 घंटे में, और यहाँ 31 मिनट की, मेरे मोबाइल में 31 मिनट 45 सेकंड की वीडियो बन पाती है, उससे ज़्यादा की बनती है। तो आधा टाइम भी मिल रहा है। 31 मिनट लगाएंगे तो 62 मिनट हो गए, और 1.5 घंटा 90 मिनट होता है। तो जो ये 13 दिन का चैप्टर था, वैसे क्लास में कराते तो 13 दिन लगते हैं इसको, लेकिन अब शायद ये 26-27 दिनों में होगा, डबल टाइम लगेगा। कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आराम से चलेंगे। पहला दूसरा चैप्टर आपने पढ़ ही लिया है, 5वां छठा हो गया है। इसके बाद हम तीसरा और चौथा चैप्टर लेंगे, ठीक है ना। तीसरा और चौथा चैप्टर आपको करा देंगे पहले, और टाइम बचेगा बाद में तो दूसरा और पहला भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम पहले वो चैप्टर लेंगे जो आपने पढ़े नहीं है, तो तीसरा और चौथा चैप्टर करेंगे, उसके बाद 8वां 7वां फिर आगे पढ़ते रहेंगे। कोई बात नहीं, आपका कोर्स आराम से, अभी तो स्कूल पता नहीं कब खुलेंगे, आगे क्या होगा, किसने क्या देखा है, लेकिन आराम से हमारा चल रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा सब जगह चल रहा है ऐसा हमारा भी बढ़िया चल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। बस लगातार आपको पढ़ते जाना है, मेरे साथ नोट्स बनाते जाने हैं, आपका आराम से सिलेबस हो जाएगा। फरवरी तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मार्च से पहले कोई एग्जाम होने वाले नहीं, अब पता नहीं स्कूल कब खुले, तो आप घबराए नहीं, आराम से पढ़ते रहे। तो विभवमापी में होता क्या है बच्चों, विभवमापी में एक लकड़ी का तख्ता होता है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे उस पर 10 मीटर का तार होता है। कितने मीटर का तार लगा होता है? 10 मीटर का। कितने मीटर का? 10 मीटर का तार लगा होता है। मीटर सेतु में 1 मीटर का तार लगा होता है। अब कोई पूछेंगे भाई मीटर सेतु में, प्रैक्टिकल में कई बार पूछ लेता है कि मीटर सेतु में 1.25 मीटर लंबा तार लगा दिया, तो लगा सकते हैं, लेकिन गणना की सुविधा की दृष्टि से तार 1 मीटर लिया जाता है, जिससे गणना क्या हो जाए, सुविधाजनक हो जाए। विभवमापी में 1 मीटर का तार नहीं होता है, 10 मीटर का तार होता है। 10 मीटर का तार कैसे होता है? 1-1 मीटर के 10 तार होते हैं। विभवमापी में ये लकड़ी का आधार है, ये लकड़ी का आधार है, और इस लकड़ी के आधार पर 10 मीटर के तार लगा होता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7, 8, 9 और ये 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पहला पेच होता है। यहाँ पर तार कैसा होता है? ये दूसरा पेच होता है बी। ये 2 पेच है, 10 मीटर का तार लगा होता है, और नीचे स्केल लगा होता है यहाँ लंबाई नापने के लिए। लंबाई नापने के लिए यहाँ पर क्या लगा होता है? स्केल। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको तो समझना है बस।
ये स्केल लगा होता है, यहाँ पर लंबाई नापने के लिए स्केल लगा होता है। ये संयोजी पेच है दोनों, यहाँ पर बाह्य परिपथ में ये जुड़ा होता है, ये संयोजी पेच है यहाँ पर। तो कहने का मतलब इतना है बच्चों कि व्योममापी में एक लकड़ी के आधार पर 10 मीटर का लंबा तार, और ये तार किसका बना होता है, कॉन्स्टेटर या मैग्नीन या नाइक्रोम का बना होता है, मिश्र धातु इनका बना होता है। 10 मीटर का तार ए और बी के बीच में जुड़ा होता है, और इसमें नीचे लंबाई मापने के लिए क्या लगा होता है, स्केल लगा होता है। अब आगे हम इसके अगले लेक्चर में, ये व्योममापी हो गया है। व्योममापी क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको, आदर्श वोल्टमीटर होता है। अब है इसका सिद्धांत, व्योममापी के सिद्धांत की बात करेंगे, मानकीकरण सुग्राह्यता की बात करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी बिल्कुल मेरे बोला नहीं जा रहा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो अब अगले लेक्चर में हम व्योममापी का सिद्धांत, मानकीकरण इनकी बात करेंगे, और फिर व्योममापी के अनुप्रयोग है वो देख लेंगे। तो आपको इतना पढ़ना है, आराम से पढ़ते रहें। इसके बाद हम आपका एक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना। टेस्ट का पेपर मैं बना के दे दूँगा, आप घर पर ही करते रहें उसके। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।